नमस्कार। चलिए आज फिर एक किसी नए मुद्दे पे थोड़ी बात करते हैं। आपने पहले सुना ही होगा, थोड़ा सोचिए। शब्द अर्थ और वास्तविकता, ये तीन चीजें हैं। पहले सोचिए, शब्द यानी वर्ड इंग्लिश में जो कह रहे हैं, ये क्या चीज होती है। अर्थ यानी मीनिंग। अर्थ का अर्थ क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ मीनिंग। और रियलिटी क्या होती है। तो कैसे देखते हैं, आप में से कौन बताएगा कि शब्द क्या चीज होती है, रियलिटी में चीज क्या है शब्द। संवाद का माध्यम किसी वस्तु को इंगित करने के लिए दी गई भाषा। तात्विक रूप में रियलिटी, वास्तविकता में क्या है, उसकी यूटिलिटी, उसका प्रयोजन, उपयोग अलग बात है। चीज क्या है, जो किसी वस्तु को इंगित कर। ये तो उसका उपयोग आ गया, उसका प्रयोजन आ गया। होता क्या है शब्द। शब्द एक संकेत मात्र है, एक रिप्रेजेंटेशन है। नाम किसी एक वस्तु की कोई रिप्रेजेंटेशन है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि एक शब्द जो लिखित भाषा में है ना, वो क्या है, प्रतीक चिन्ह है। एक जब हम बोल रहे हैं, ध्वनि ना, तो एक कंपन है, निश्चित एक कंपन का एक पैटर्न है ना। हम शब्द सुनते भी हैं ना, शब्द पढ़ते भी हैं। तो जब शब्द पढ़ रहे हैं वहाँ प्रतीक चिन्हों की बात कर रहे हैं, शब्द सुन रहे हैं वहाँ ध्वनि की बात कर रहे हैं। और ध्वनि क्या है, कंपन है। लेकिन हम क्या करते हैं उसके साथ, उस शब्द से कोई अर्थ ग्रहण करते हैं, चाहे वो लिखे हुए प्रतीक हों या ध्वनियाँ हों, उनसे कोई अर्थ ग्रहण करते हैं। तो प्रश्न ये बन रहा है कि ये अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या चीज होती है। हमारी समझ में आने वाली वह तात्विक विषय वस्तु जो अपना एक निश्चित आकार व रूप में प्रदान है। ओके, और कोई जोड़ेगा। कोई बच्चा हमसे पूछ ही ले ना, जब हम शब्द अर्थों की बात करें, पूछ ले कि अर्थ का क्या अर्थ है। जैसे शब्द प्रतीक रूप में प्रयोग है, चाहे वो सुनने के माध्यम से या लिखित रूप में, तो किस अर्थ को, किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है, वो संकेत क्या कर रहा है, कहाँ ले जाना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है। वास्तविकता को जो बताए वो शब्द इंगित करे, जो वास्तविकता की ओर इंगित करे करता है, ये उसका उपयोग हो गया। वास्तविकता को मैं कैसे समझती हूँ, हाँ, उस समझ को शायद मैं अर्थ की तरफ देखती हूँ। हाँ। आप क्या समझती हो, हम लोग का ये ज्यादा मैटर नहीं करता। वो वास्तविकता की ओर संकेत कर रहा है या नहीं। अगर संकेत कर रहा है तो उसकी जी। मीनिंग क्या है। तो यदि शब्द कोई अर्थ संप्रेषित है ना कर पा रहा है, तो वो सार्थक शब्द कहला रहा है ना। तो वो अर्थ क्या चीज है ना, वो प्रयोजन तो है कि वो किसी वास्तविकता को इंगित करता है, इंडिकेट करता है। तो अर्थ हम कैसे लिखवाते हैं, या कभी देखा हो शब्दों के अर्थ, कई बार ज्यादा ध्यान नहीं रहता तो हम ना पर्यायवाची शब्दों को भी अर्थ कह देते हैं। चाहे दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग करो या एक ही भाषा में सूक्ष्म अर्थ भेद रखने वाले शब्द भी रहते ही है ना। हवा है, पवन, नीर,
कई बार किसी एक वर्ड का एक से ज्यादा मीनिंग हाँ मीनिंग भी होता है। तो देखो एक कोई भी वास्तविकता है ना, इसमें हम पहले इकाइयों की बात करते ही हैं। तो मूल में तो वास्तविकता दो ही है। जब हम इस व्यापक की बात कर रहे हैं तो फिर इसकी पारदर्शिता, व्यापकता और पारगामीयता ये बता रहे हैं। तो ये अर्थ है। जब इकाई के बारे में बताएंगे तो किसी ने उसको नहीं देखा है तो हम क्या करते हैं, या तो उसको डिस्क्राइब करेंगे, है ना, दूसरी चीज़ से तुलना करेंगे। तो क्या कैसे करेंगे डिस्क्राइब? पहले उसका आकार बताते हैं, भाई वो किस साइज की है, शेप क्या होगी, ये उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। फिर थोड़ा और बात करते हैं तो उसके गुणों के बारे में बताते हैं कि चीज़ क्या काम आती है। तो एक इकाई के 4 आयाम हैं। रूप होता है, गुण, एक स्वभाव, एक धर्म, और 5वीं वास्तविकता है इकाई के साथ कि वो व्यापक में संपृक्त है। ये भी एक वास्तविकता है इकाई के साथ में। तो जब भी हम शब्द समूह से उस इकाई को डिस्क्राइब कर रहे हैं, यानी उसके आयामों को बता रहे हैं, तो हम परिभाषाओं का प्रयोग करते हैं। इससे क्या हो रहा है, इकाई के आयामों को पहचानने में मदद मिल रही है। इससे क्या हो रहा है, वो वास्तविकता है वो हमें समझ में आ रही होती है। तो फाइनली शब्द माध्यम का काम कर रहे हैं, किसके लिए? अर्थ को बताने के लिए। अर्थ क्या है? किसी वास्तविकता के आयाम है, उसका एक डिस्क्रिप्शन है वास्तविकता का। इससे क्या होता है, हम वास्तविकता को अपने में समझ पाते हैं, उसको स्वीकार पाते हैं। फाइनली इम्पोर्टेंस तीनों का ही है, क्योंकि शब्द संप्रेषणा के बिना, शब्दों के माध्यम से अर्थ संप्रेषणा के बिना बोध कैसे कराएंगे? तो शब्दों का अपना महत्व है, लेकिन कितना महत्व है ये ध्यान रहे। ये भी नहीं कि वास्तविकता और अर्थ ओझिल रहे और हम केवल शब्दों को ही आडंबर करके उनको ही महत्व दे रहे हो। और ये भी नहीं है कि शब्द को बिल्कुल ही ये कह दिया जाए कि शब्द कुछ नहीं होता है। शब्द का अपना महत्व है, अर्थ का अपना महत्व है और वास्तविकता का अपना महत्व है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, अक्सर बच्चों के लिए और आसान रहता है। पानी एक शब्द है और पानी एक वास्तविकता भी है। फाइनली हमने उस वास्तविकता को ही नाम दिया है पानी। तो यदि हम इस शब्द को ही लेके चलें तो पानी पानी कितनी वही बार हम इस शब्द का प्रयोग करें, इससे हमारी प्यास नहीं बुझती है। तो ये पकड़ में आए कि शब्द के साथ जीना नहीं होता है, जीना वास्तविकता के साथ होता है। लेकिन शब्द माध्यम का काम करते हैं, है ना, अपनी आवश्यकता को बताने के लिए, वास्तविकताओं को इंगित करने के लिए। तो इसका फिर अर्थ कैसे दें? तो पानी को जो आप डिस्क्राइब करेंगे, उसके आयामों को बताएंगे, तो वो उसका अर्थ होगा। जैसे इसकी उपयोगिता के आधार पे जब हम लिखते हैं तो कहते हैं प्यास बुझाने वाला या वाली वस्तु। अर्थात इसकी परिभाषा हम क्या बता सकते हैं? अर्थ परिभाषा के माध्यम से ही हम इंगित करते हैं। परिभाषाओं से हम कर क्या रहे हैं? अर्थ ही स्पष्ट करते हैं। तो
रियलिटी के पास जाएंगे तो तात्विक रूप में 2 परमाणु हाइड्रोजन और 1 परमाणु ऑक्सीजन, तीनों मिलके एक अणु बनाए होते हैं, और ऐसे अणु बहुत सारे साथ रहते हैं। वो वास्तविकता है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में इसको है ना देखते ही है, काम में लेते ही हैं। तो ये ध्यान रहे कि जीना फाइनली वास्तविकता के साथ हो रहा होता है। ये बात है भौतिक उदाहरण में हमने इसमें लिया है, जो हमारे तन की प्यास बुझा रहा है। अब थोड़ा सा हम मानसिकता पे भी बात कर लेते हैं, मन पे भी बात कर लेते हैं। शब्द तो प्रचलित है ही कि हमारी कुछ मन की भी ज़रूरतें हैं, मन की भी प्यास है, उसका मतलब उसकी भी कोई आवश्यकता है। तो उसके लिए कह रहे हैं कि जो भाव होते हैं ना, वो मन की प्यास बुझाते हैं। मन भावों का भूखा होता है, प्यासा होता है। मानवीय भाषा है, प्यास और भूख तो शरीर के लिए है, लेकिन उसकी आवश्यकता के रूप में हम कह रहे हैं कि मन भी भूखा होता है। तो हम जैसे बच्चों को ये कृतज्ञता बहुत बार पढ़ा रहे हैं, इसका चर्चा कर ही रहे हैं। तो कृतज्ञता एक शब्द है, तो ऐसे ही इस शब्द का भी कोई अर्थ होगा और इसके मूल में भी कोई वास्तविकता होगी। कृतज्ञता का अर्थ तो हमने काफी बार बात की ही है ना, अपनी उन्नति में सहयोग की स्वीकृति। ये एक परिभाषा है। ये परिभाषा हमें अर्थ तक ले जा रही है। अर्थ क्या है? हमारी कल्पनाशीलता में उस वास्तविकता को पहचानने की स्वीकृतियाँ, कि जो अपनी कोई भी अपनी उन्नति में सहयोग करता है उसको हम स्वीकारते हैं अपने में, तो उसे कह रहे हैं कृतज्ञता का भाव। तो वास्तविकता में क्या है? ये एक भाव है। भाव एक वास्तविकता है, मतलब अपने अंदर जो स्वीकृति है, स्वीकारे होते हैं, एक्सेप्टेंस है, उस स्थिति का नाम है भाव। तो ये पर्टिकुलर भाव कृतज्ञता का तब कहला रहा है जब उन्नति में सहयोग की स्वीकृति है। स्वीकृतियां अलग अलग प्रकार की होती हैं, तो जो स्वीकृति हमारी उन्नति में सहयोग के अर्थ में होती है, किसी का सहयोग रहा है, उस वाली स्वीकृति का जो अर्थ भाव, वो कृतज्ञता वाला भाव है। अब जब भी हम इस स्थिति में होते हैं, उस स्वीकृति के साथ होते हैं, तो हम कह रहे भाव के साथ होते हैं, तो मन की प्यास बुझती है। फाइनली कृतज्ञता शब्द का प्रयोग हम करते रहें कि आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता, और यदि उसके अर्थ का ही नहीं पता और वो वास्तविकता नहीं है, तो मन की प्यास नहीं बुझेगी। फाइनली वास्तविकता के साथ ही जीना होता है। ये जो वास्तविकताएं हैं, जो पहला उदाहरण लिया है, ये जिंदा रहने के अर्थ में है। भौतिक वास्तविकताएं, भौतिक रासायनिक, ये भावात्मक वास्तविकताएं हैं, ये जीने के अर्थ में है। तो जीना जो होगा वो वास्तविकताओं के साथ ही होगा। अभी बहुत ज़्यादा महत्व व्यवहार में शब्दों को दिया जा रहा होता है, कितने बढ़िया शब्दों का प्रयोग हो जाए, किस तरह से प्रेजेंटेबल हो। तो ये एक स्पष्ट रहे कि जब भी हम कोई शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो पहले उसके अर्थ में जाए। कल्पनाशीलता हमारी अर्थ को समझने में मदद करती है। अर्थ के माध्यम से हम वास्तविकता को समझ पाते हैं।
अब हम एक शब्द लेते हैं, बार बार हम पूरा इस फिलोसॉफी में, मध्यस्थ दर्शन में व्यवस्था शब्द का प्रयोग करते हैं। अस्तित्व में व्यवस्था, परिवार में व्यवस्था, प्रकृति में, समाज में, हर जगह व्यवस्था। व्यवस्था शब्द है तो इसका कोई अर्थ भी होगा और कोई वास्तविकता भी होगी। तो इसको हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि इसका अर्थ क्या है। देखिए, कोई भी चीज़ को आप देखोगे तो उसके एक से अधिक अंग अवयव होते हैं। उस चीज़ के सारे अंग अवयव मिलकर के काम करते हैं और फाइनली उस चीज़ से कोई पर्पज पूरा हो रहा होता है। इसे हम कह रहे हैं कि ये व्यवस्था है। छोटे छोटे रोजमर्रा की जिंदगी में उदाहरण हम ले सकते हैं। साइकिल ही है, साइकिल के भी कई अंग अवयव हैं। यदि इसमें उसके चैन ही चक्के से निकल गई हो, टायर में हवा निकल गई हो, पंक्चर हो गया हो ना, या रिम में बैंड, तो क्या होगा? वो सारे अंग अवयव तालमेल के साथ काम नहीं कर पाएंगे। इससे क्या होगा? कोई प्रयोजन पूरा नहीं होगा। तो इसमें दो चीज निकल के आ रहे हैं। व्यवस्था के लिए कम से कम 2 इकाई चाहिए, 2 से ज़्यादा तो हो ही सकती है, और वो मिलकर के क्या करते हैं? एक दूसरे के पूरक हो जाती है। किस अर्थ में? पर्पज, प्रयोजन के अर्थ में। तो किसी प्रयोजन के अर्थ में किसी चीज के सारे अंग अवयव तालमेल पूर्वक रहते हैं, इसे व्यवस्था कहते हैं। अब सीधी सी है, जैसे तालमेल बिगड़ेगा प्रयोजन पूरा नहीं होगा। तो जब अस्तित्व का डिजाइन देख रहे हैं तो क्या निकल के आता है? इसमें अस्तित्व में हर इकाई अपने में एक व्यवस्था का स्वरूप होती है, और व्यवस्था की मूल इकाई है वो परमाणु है। परमाणु से नीचे जो परमाणु अंश है उसमें व्यवस्था की प्रवृत्ति है, व्यवस्था का दर्शन नहीं है। क्योंकि अकेला अंश है, उसका कोई निश्चित आचरण या कोई निश्चित प्रयोजन नहीं निकल के आ रहा। तो कम से कम 2 अंशों को साथ आना हुआ ना, और 2 अंश साथ आकर के तालमेल पूर्वक वो रहना शुरू करते हैं, जिससे एक निश्चित आचरण निकलने लगता है। तो मूल इकाई अस्तित्व में व्यवस्था की है, वो परमाणु है। परमाणु से नीचे व्यवस्था की प्रवृत्ति है, व्यवस्था का दर्शन नहीं है। और बड़े में आप जाएंगे तो जितना जा सके, फिर तो परमाणु मिलके अणु बना रहे हैं, अणु रचित रचनाएं हैं, फिर अपनी धरती है, सौर परिवार, गैलेक्सी, क्लस्टर, और भी बड़े समूह में जाते जाओ, कितने भी बड़े में, तो उसमें एक तालमेल रहता है। ऐसा यदि हम देख पाए रोजमर्रा की जिंदगी में कि ये जो व्यवस्था है हमें यही स्वीकार होती है, अव्यवस्था हमें स्वीकार नहीं होती। चाहे हमें घर में कोई अलमारी में चीजें ही रखी हों और हम कहते हैं कि ये अस्त व्यस्त है, व्यवस्थित नहीं है, तो हमें चीजें समय पे नहीं मिल पाती है, चीजें खराब भी हो सकती है। एक तो यदि वो सही से रखी हो तो क्या होगा? हमें तुरंत मिल भी जाती है। तो सही से रखी का मतलब क्या होता है? कि वो एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचा रही, उनके बीच एक अच्छी निश्चित दूरी रहती है और एक दूसरे के लिए पूरक ही रहती हैं चीजें। तो अस्तित्व का ये जो डिजाइन पूरा का पूरा है, ये एक व्यवस्था का स्वरूप है, जिसमें हर इकाई स्वयं में व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदार है।
यदि कोई इकाई व्यवस्था में भागीदार नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि वो स्वयं में व्यवस्था नहीं है। ये हो ही नहीं सकता कि कोई इकाई स्वयं में व्यवस्था हो फिर वो व्यवस्था में भागीदार न करे, ये डिजाइन ही नहीं निकलता। तो अस्तित्व में यदि हम देख पाए तो अभी जो मानवेतर प्रकृति है, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, मिट्टी पत्थर हवा पानी पेड़ पौधे पशु पक्षी, इनका आचरण निश्चित दिख रहा है और इनमें पूरकता भी दिख रही है। कहीं कहीं हमें लग सकता है मांसाहारी जानवरों को लेकर के कि भाई ये तो कहाँ पूरक हैं, ये तो शिकार करते हैं। तो जब कोई हिरन को कोई शेर शिकार कर रहा होता है तो हमें खराब लगता है, हिरन तड़फता है, दौड़ता है। लेकिन आप देखो, वो हिरन तो दौड़ गया, अब वो शेर भूख से तड़फ रहा है। अच्छा, उसके शरीर का डिजाइन प्राकृतिक रूप से ऐसा है कि वो घास फूस खा नहीं सकता। अब बताओ बेचारे का उसका क्या हाल होगा। जब वैसे ध्यान जाएगा तो लगेगा कि नहीं, वो गलत नहीं है, उसका नेचर में डिजाइन ही ऐसा बन गया, वो भी क्या करे। तो आया कि ये नियंत्रण के अर्थ में है। शाकाहारी जानवरों की संख्या बहुत ज्यादा यदि हो जाती है किसी जगह, तो प्राण अवस्था जो है वो कम ना, उसका वो नहीं संतुलन रह पाता। लेकिन क्या शाकाहारी सारे ही जानवरों को मांसाहारी है वो मार देंगे? नहीं, इसके लिए डिजाइन इस तरह का बना है कि शाकाहारी जानवरों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, उनकी जीवन अवधि भी ज़्यादा होती है, उनके बच्चों की संख्या भी ज़्यादा होती है। कभी नहीं किसी भी मांसाहारी जानवर को देखें कि उनकी संख्या, उनका जो लाइफ स्पैन है और उनके बच्चों की संख्या कम ही रहती है। तो उधर देखिए ये क्यों, कैसे तय हो रहा है? वो तो फैमिली प्लानिंग करते नहीं हैं। तो ये सोचने की तो बात है कि ये जो प्रकृति के अंदर संतुलन है, नियंत्रण है, निश्चित आचरण है नियम के रूप में, ये नियम नियंत्रण संतुलन भी वास्तविकता है या केवल शब्द है? तो यदि हम शब्द से आगे की यात्रा करेंगे, अर्थ में जाएंगे, तो धीरे धीरे अर्थ के माध्यम से फिर वास्तविकता में दिखेगी, और वास्तविकता दिखेगी तो उस वास्तविकता की हमारे अंदर स्वीकृति बनती है भाव रूप में। इसको कह रहे हैं व्यवस्था की स्वीकृति, यही सुख है। जब भी हम किसी अस्वीकृति के साथ होते हैं वही दुख है। तो जब जब हम व्यवस्था को नहीं समझ रहे हैं तो समझे बिना हम व्यवस्था में न तो खुद व्यवस्थित हो पा रहे हैं, न व्यवस्था में भागीदार हो पा रहे हैं। तो यदि अस्तित्व में पूरा ही डिजाइन व्यवस्था का स्वरूप है, हर इकाई स्वयं में व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदार, ये इसका डिजाइन है, तो इसका मतलब मानव रूपी इकाई भी अस्तित्व की एक इकाई ही है। तो इसका भी कोई व्यवस्थित रूप स्वरूप होगा। तो हमारा शरीर है, ये प्राकृतिक रूप से व्यवस्था है। कभी नहीं झगड़ा होता लंग्स, हार्ट, किडनी का, सभी तालमेल पूर्वक काम कर रहे हैं, जिससे कि इस शरीर के माध्यम से हम अपना काम कर पा रहे हैं। हमारी ही नासमझी से कभी कभी कोई अंग तालमेल में नहीं रहता है, तब हम कहते हैं बीमार हो गए हैं, शरीर में विकार हो गया, कोई अव्यवस्था हो गई। तो क्या निकल के आया? अब व्यवस्था में भागीदारी इस समय नहीं होती है, छुट्टी लेनी होती है। तो व्यवस्थित है तो ही व्यवस्था में भागीदारी निकल के आ रही है। तो
शरीर की इतनी अभी प्रॉब्लम नहीं रही, क्योंकि ये प्राकृतिक विधि से व्यवस्था में है। बस हमें थोड़ा सा समझना है कि इसके आहार की अनुकूलता को पहचानना है ना, परिश्रम का क्या महत्व है आहार का, और एक दिनचर्या है ना, ग्रहण करने की, पचाने की, अपशिष्ट को निष्कासन की, केवल उसका पर ध्यान रखना। और बाकी हवा पानी की शुद्धता का है। हमारी बड़ी प्रॉब्लम हमारी जो मानसिकता है उसकी है। तो क्या मानसिकता में भी व्यवस्था का कोई स्वरूप है? ये प्रश्न उभर के आता है। तो मानसिकता को हम अगली बार विस्तार में लेकर के चलेंगे कि जैसे शरीर के अलग अलग अंग अवयव हैं, मिलके काम करते हैं, तो हमारी मानसिकता के भी 5 निश्चित अंग अवयव हैं। और यदि इन 5 अंगों में तालमेल रहता है तो हमारे अंदर स्वयं में व्यवस्था होती है। जैसे मन है ना, इसमें अपेक्षाएं रहती है, आस्वादन की, सुख की, मजे की, है ना। विचार है, हमारी इच्छाएं हैं, हमारे संकल्प हैं। तो यदि इसमें इच्छा के अनुरूप विचार नहीं है तो अंदर तालमेल। अब देखा दाखी कोई इच्छा तो बन गई, अब उस इच्छा को पूरा कब करें, कैसे करें, क्या क्या करें, ये सारी जिम्मेदारी विचार की है। अब विचार में कोई समाधान नजर नहीं आ रहा कि इच्छा पूरी कैसे होगी, तो क्या हो गया, अंदर ही तालमेल। कभी कभी अलग अलग तरह की इच्छाएं हो गई। अब कौन सी को ज़्यादा महत्व दे, कौन सा पहले पूरा करें, ये भी तय नहीं हो पाता है। तो मानसिकता में ये जो अलग अलग 5 अंग अवयव हैं, यदि इनमें तालमेल नहीं रहता है तो उस समय ये अव्यवस्था की स्थिति होती है जो दुख के रूप में हम महसूस करते हैं। और यदि स्वयं में व्यवस्था नहीं है, कोई आवेश है, तो वो व्यक्ति आप देखते हैं व्यवस्था में भागीदारी नहीं करता है। और यदि यहाँ अंदर तालमेल है तो क्या है, सुख है, तो क्या निकल के आएगा, व्यक्ति आपको दूसरे की मदद करता हुआ, कोई अच्छा काम करता हुआ, प्रयास करता हुआ दिखेगा। तो जितने लोग हमें कई बार दिखते हैं कि कोई न कोई टांग अड़ाने का काम ज़्यादा करते हैं, है ना, कुछ भी सहयोग नहीं करते, उल्टा वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करते हैं, हम केवल वो बाहर वाला हिस्सा देख रहे हैं। रूट में जाएंगे तो पकड़ में आएगा कि एक व्यक्ति व्यवस्था में भागीदारी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि स्वयं में व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब है वो सुखी नहीं, दुखी है। दुखी है मतलब आवेश के साथ है। अब आवेश वो व्यक्ति अकेला पचा नहीं पा रहा है तो क्या करेगा, मजबूरी है वो बांटेगा, नहीं तो कोई तरीका ही नहीं है। क्योंकि हर इकाई का मध्यांश आवेश को पचाता है। परिवेशी अंशों की जब दूरी कम ज़्यादा होती है तो मध्यांश क्या करता है, मध्यस्थ बल के साथ होता है, उस बल को वो शक्ति के रूप में प्रयोग करके अच्छी निश्चित दूरी पे ले आता है। लेकिन उसकी लिमिट है। बहुत ज़्यादा आवेश हो गया, उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो क्या करना होता है फिर, जितना वो खुद पचाता है उतना तो पचाता है, बाकी वो बांटता है। ये एग्जिस्टेंस का डिजाइन है। तो दूसरी इकाइयों की जिम्मेदारी है कि वो उसके व्यवस्थित होने में सहयोग करें। नहीं करें तो आवेश को आपको पचाना ही होगा, आपको भी उसके आवेश का हिस्सेदार बनना ही होगा, नहीं तो वो अकेला या आवेश को नहीं पचा सकता। जड़ इकाई में भी कोई चीज़ गर्म होती है तो एक गर्मी के बाद क्या होता है, आसपास की चीज़ें गर्म होने लगती है। क्या कर रही, वो मिलकर उस आवेश को पचा रही है। तो यदि इस तरह हमारा ध्यान जाएगा तो हम लोगों को समझ पाएंगे, सहयोग कर पाएंगे। और अस्तित्व का डिजाइन ही ऐसा है
कि यदि हम व्यवस्थित हो गए तो काम पूरा नहीं हुआ है। जो व्यवस्थित नहीं है उनके व्यवस्थित होने में सहयोग करना ही होगा, नहीं तो आवेश को पचाने में भागीदार होना ही पड़ेगा, कोई रास्ता ही नहीं है। आज इतना ही रखते हैं। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। बहुत बढ़िया।